आप सब देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपकी होस्ट छवि। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत गांव का देश है और गांवों के इस देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित करना। खास तौर पर बात करें तो हमारे यहाँ खाद्यान्नों में गेहूं और चावल की खेती बड़े पैमाने पर होती है। तो आज की कड़ी में हम बातें करेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े, खास तौर पर खाद्यान्नों से जुड़े व्यवसायों के बारे में। लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती के में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। कम खर्च और सीमित साधन में बटेर पालन उत्तम व्यवसाय, तालाब का प्रबंधन अवश्य करे मत्स्य पालक, और किसानों के लिए बेहद उपयोगी सुपर सीडर मशीन। किसान भाई बहनों, आप में से जो लोग पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े हैं उनके लिए एक नया क्षेत्र है बटेर पालन का। यूं तो यह प्राचीन समय से होता आ रहा है, लेकिन अब इसे व्यवसाय के तौर पर भी स्वीकृत कर लिया गया है। बटेर पालन मुर्गी पालन की तुलना में कम स्थान और कम लागत में बेहतर मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। कम खर्च और सीमित संसाधनों में यह एक उत्तम और लाभकारी आय का स्रोत सिद्ध हो सकता है। मत्स्य पालक भाई बहन, अगर आप मछली का जीरा तालाबों में छोड़ने जा रहे हैं तो तालाब के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। इससे आपकी मछलियों का उन्नत रूप से विकास सुनिश्चित हो पाएगा। साथ साथ तालाब की सफाई से लेकर पोषण पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कैसे करें ये प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं मत्स्य वैज्ञानिक श्री भारतेंदु जायसवाल। तो बच्चा डालने से पहले जो आप तैयारी करते हैं, अगर पुराना तालाब हो, तो उसमें से हर एक 2-3 साल के अंदर पे आपको मिट्टी नीचे से 6 इंच निकाल देना चाहिए। जो सड़े गले पदार्थ जमा होते हैं वो सब निकल जाता है। किसान भाई बहनों, अब धान की खेती का समय आ चुका है। इसके लिए उन्नत प्रभेदों का चयन पहले से ही कर ले, जिससे समयानुसार आप अपने खेतों में अच्छी फसल ले पाएंगे। संकर किस्म की धान में पूजा, नवीन, अजय, राजलक्ष्मी आदि प्रमुख है। इनके प्रयोग से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। धान खरीफ सीजन की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसकी खेती देश के सभी क्षेत्रों में मानसून के समय की जाती है। ऐसे में धान की खेती से बम्पर पैदावार के लिए धान की अच्छी किस्मों की नर्सरी लगाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसान भाई बहन हमेशा नर्सरी के लिए अच्छी क्वालिटी की उन्नत किस्मों का ही चुनाव करें, क्योंकि इस प्रकार की किस्मों में कीड़े और रोग की संभावना कम होती है। पूरे भारत में धान की कई उन्नत किस्में हैं, जिनका चुनाव आप अपने क्षेत्र की भूमि, पानी और जलवायु के अनुसार कर सकते हैं। इन टॉप 10 किस्मों में पूसा 1460, जया धान WGL 32100, CASR 10, पूसा सुगंध 3, IR 36, IR 64, अनामिका NDR 359 और धान DRR धान 310 शामिल हैं। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ रहे हैं ग्राम राजा पाकर जिला वैशाली के कर्मठ किसान वीर चंद्र सिंह। इनका कहना है कद्दू की सब्जी की खेती कर अच्छे मुनाफे आ रहे हैं, जो लागत मूल्य से दोगुनी हो रही है। इसी खेती से घर परिवार का भरण पोषण चलता है। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी, उनकी ही जुबानी। ये कद्दू की खेती जो है यह बहुत कम लागत की खेती है। इसमें बहुत ही कम यानी 1000 से 1500 रुपये प्रति कट्ठा खर्च होते हैं, लेकिन इनकम जो है यह लगभग जो है 3000 से 4000 रुपये प्रति कट्ठा आ जाता है। यह बहुत ही बेहतरीन और कम समय की है। यह 3 महीने में कद्दू फरकर तैयार होकर नष्ट हो जाते हैं।
किसान भाई बहनों, कृषि में यंत्रों का प्रयोग कार्य को सरल और सफल दोनों ही बनाता है। सुपर सीडर यंत्र के द्वारा आपके खेतों में बचे अवशेष को खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सुपर सीडर यंत्र पर सरकार के द्वारा किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे कि वो इस मशीन का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकेंगे। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं पटना अनाज मंडी, जहां जानेंगे अनाजों के ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 3000 रुपये प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4300 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5500 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 6000 रुपये प्रति क्विंटल, बासमती चावल 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से। लिया आपने जायजा मंडी के भाव का, जाना आपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में, और साथ ही साथ आप रूबरू हुए अपने ही एक सफल साथी के सफलता की कहानी से भी। कार्यक्रम की कुछ अगली कड़ियों में हमारी कोशिश होगी कि हम आपके सफलता की कहानी आपके दूसरे साथियों तक पहुंचा सकें। चलिए कार्यक्रम के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे, और अब बारी है जानकारियों की। तो इस भेंट वार्ता के जरिए हम अपने विशेषज्ञ से आपको कराते हैं रूबरू। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने जिक्र किया था खाद्यान्नों के उत्पादन के बारे में, तो न सिर्फ हमारे सूबे में बल्कि पूरे भारत में खाद्यान्नों की बात करें तो गेहूं और चावल का उत्पादन सबसे बड़े पैमाने पर होता है। खास तौर पर वर्तमान समय की बात करें तो पानी की कमी के इस दौर में धान का उत्पादन कैसे बेहतर तरीके से हो, कैसी उसकी अच्छी फसल सुनिश्चित हो, इसके लिए ज़रूरी है वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाना। तो आइए इस भेंट वार्ता के जरिए अपने विशेषज्ञ से जानते हैं धान की वैज्ञानिक खेती के बारे में। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसमें आप जानते हैं कृषि संबंधी बहुत कुछ की जानकारी हमारे वैज्ञानिक आपको बताते हैं। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है धान की वैज्ञानिक खेती, जिस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो है डॉक्टर नित्यानंद जी, बड़े वैज्ञानिक सह प्रधान KBK सहरसा से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि धान की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। किसान भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे बिहार में चावल जो है एक हमारा मुख्य आहार है और जिसके बड़े पैमाने पर खेती हमारे किसान भाइयों के द्वारा की जाती है। लेकिन धान की खेती के समय में कुछ बिंदु है, आप सभी विषय को जानते हैं, आप लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ बिंदु ऐसा है जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारे धान के उत्पादन पे उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। केवल धान के उत्पादन पे ही विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारा रबी का जो फसल होता है उसको भी ये प्रभावित करता है, क्योंकि किसानों का वर्ष जो है वो खरीफ से शुरू होता है। और यहाँ पर सबसे अहम रोल होता है कि हमने कौन तरह का प्रजाति का चयन किया। कई बार ये देखने में मिलता है, सामान्य तौर पे हमारे किसान के पास 3 तरह की भूमि होती है, एक ऊंची ज़मीन होती है, एक मध्यम होती है और एक नीची ज़मीन होती है। लेकिन हमारे किसान भाई जब प्रजाति का चयन करते हैं तो प्रजाति के चयन के समय में तीनों के लिए एक ही तरह की प्रजाति का चयन कर लेते हैं, जिसके कारण से उसका उत्पादन में ह्रास होता है। तो किसान भाइयों, मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप धान की प्रजाति का चयन, आपके पास जो उपलब्ध ज़मीन है उसको तो आप देखें ही, साथ ही रबी में आपको किस फसल की खेती किस खेत में करनी है उस हिसाब से आपको कार्य योजना बनानी चाहिए और आपको धान की प्रजाति का चयन करना चाहिए। अगर हमारे पास ऊंची ज़मीन है तो किसान भाइयों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप 90 से लेके 120 दिन की जो प्रजाति है हमारे यहाँ, हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी उपलब्ध है, सबौर हर्षित है, प्रभात है, रिचारिया है, कई सारी प्रजातियां हैं जो कि 90 से 120 दिन में तैयार होता है। तो ऊंची ज़मीन के लिए हमको उस प्रजाति का चयन करना चाहिए। मध्यम ज़मीन अगर हमारे पास है तो उसके लिए हमारे पास राजेंद्र
श्वेता है, सोनम है, BPT 5204 है। इसी तरह से जो हमारे जो ये प्रजाति 135 दिन की है, 135 से 140 दिन की है। इसी तरह जब हमारा लो लैंड की तरफ हम जाते हैं तो उसमें हमको MTU 70-29 प्रजाति है, स्वर्णा सबवन है, आजकल सबौर हीरा एक प्रजाति आई है, काफ़ी अच्छा उत्पादन है। हमको इस तरह की प्रजाति का चयन करना चाहिए। अब जब प्रजाति का चयन हम कर लेते हैं तो अहम रोल 2-3 बिंदुओं को विशेष तौर पे किसान भाइयों आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला है कि हमारा नर्सरी का प्रबंधन। हम नर्सरी डालते हैं, किसान भाई खेत में जाते हैं, जुताई करते हैं, पता चला अगले दिन जो है हम बीज डाल देते हैं। तो किसान भाइयों मेरा आपसे निवेदन है कि आप जिस खेत में बिचरा करने जा रहे हैं उस खेत की तैयारी 1 महीना पूर्व से करें, उसकी जुताई करें, उसमें पानी डालें, उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग आप अवश्य करें। अगर 100 स्क्वायर मीटर हमारा क्षेत्र है तो कोशिश करें कि उसमें 2.5 से 3 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य डालें। सर आपने बहुत अच्छा बताया। अब आप ये बताइए कि धान की बुआई का सही समय क्या है और किस विधि से उसकी बुआई कर सकते हैं और उसका नर्सरी प्रबंधन क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि धान का बिचरा हमको कब डालना चाहिए। मैं पूर्व में बता रहा था कि 100 वर्ग मीटर एरिया अगर है तो उसमें हमको क्या क्या उर्वरक डालना है। अब समय की बात है तो ये निर्भर करता है कि हमने किस प्रजाति का चयन किया है। अगर हमारी प्रजाति 150 से 160 दिन के लिए है तो किसान भाइयों मैं आपसे आग्रह ज़रूर करना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि 25 मई से लेके मैक्सिमम अधिकतम 5 जून तक आप इन तरह के जो लंबी अवधि की प्रजाति है उसका बिचरा आप अपने खेत में अवश्य डाल दें। जो मध्यम अवधि की प्रजाति है वो 5 जून से लेके आप कोशिश करें कि 15 जून तक उसका बिचरा अपने खेत में डालें। अगर विशेष परिस्थिति हो तो 20 जून तक भी आप ले जा सकते हैं। लेकिन जो कम अवधि की प्रजाति है उसका बिचरा हम 10 जुलाई तक डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब हम बिचरा डालने जा रहे हैं तो बीज का उपचार बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए किसान भाइयों बहुत अधिक खर्च नहीं आता है। आपको केवल ध्यान इतना रखना है कि आपका जो बीज है सबसे पहले उस बीज को पानी में डुबोएं और उस पानी में जितना भी आप जो बीज लेते हैं उस बीज में अंकुरण प्रतिशत लिखा होता है, किसी में 80%, किसी में 85%। तो जो रेस्ट जो बच जाता है वो अबीज है, उस अबीज को निकालना ज़रूरी होता है। तो आप पानी में डालें, उस अबीज को निकाल दें, 8 से 10 घंटा तक उसको फूलने दें और उसके बाद कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। और दूसरा एक दवा है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है 5 किलो बीज पर 1 ग्राम के दर से आप इसको अपने बीज में अच्छी तरह से मिला लें, छाया में उसको फैला दें और उसके बाद जिस खेत में आपने नर्सरी डालने के लिए आपने तैयारी किया है उसका बढ़िया से जुताई करके पाटा मारने के बाद करीब 1 इंची उसमें पानी को छोड़ें और उसमें आप अपने बिचरा को डाल दें। इस तरह से आप जो बिचरा लगाएंगे वो बिचरा अच्छा होगा, उसका जर्मिनेशन बढ़िया होगा, स्वस्थ पौधा आएगा क्योंकि जो अबीज था उसको हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब 15 दिन का हमारा बिचरा हो तो फिर उस समय में 100 स्क्वायर मीटर में 1 किलो यूरिया का उपरिवेशन आपको करना है जिससे पौधा स्वस्थ हो, पौधा का आकार अच्छा हो, पौधे का बढ़वार अच्छा हो। और तीसरी चीज़ किसान भाई आपको ये ध्यान रखना है कि उस खेत में जब 2.5 इंची का आपका धान का बिचरा हो गया उसके बाद से लगातार आपको नमी बना के रखनी है क्योंकि अगर हम नमी नहीं बनाएंगे, अगर खेत हमारा सूखेगा, पौधा भोजन के लिए उसका जड़ जो है वो नीचे की ओर जाएगा और बाद में समस्या आती है कि हमारे किसान भाई बिचरा निकालते समय टूटता है। एक चीज़ और किसान भाई आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप अगर 1 हेक्टेयर खेत में अगर धान की रोपाई करने जा रहे हैं तो उसके 10वां भाग में आप बिचरा डालें। जो कट्ठा अलग अलग जगह अलग तरह से है, कहीं पर 80 कट्ठा का हेक्टेयर है, कहीं पर 55 कट्ठा का हेक्टेयर है। तो किसान भाइयों मेरा आपसे निवेदन है कि आप 10वें भाग में जो इसकी अनुशंसित मात्रा है 20 से 25 किलो बीज जो मोटा अनाज होगा, तो अगर हमारा जो
सर, धान की फसल में कौन कौन से उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए? धान के फसल में उर्वरक का संतुलित प्रयोग बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी फसल में अच्छा उपज के लिए। अगर हम कम अवधि की धान को लगाते हैं तो 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फेट और 20 किलो पोटास का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमारी अधिक उत्पादन देने वाली प्रजाति है तो 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फेट और 40 किलो पोटास का किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप अगर उस खेत में 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें तो वो बहुत ही लाभकारी होगा। इसके साथ सल्फर 25 किलो प्रति हेक्टेयर के रूप में ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। जिंक सल्फेट का प्रयोग 25 किलो प्रति हेक्टेयर के रूप में किसानों को प्रयोग करना चाहिए। सर, आपने हमारे किसान भाइयों को धान की वैज्ञानिक खेती के इतने अच्छे अच्छे तरीके बताए, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। कुछ ऐसी ही और भी नई जानकारियाँ, नए विषय और नए विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जुड़े रहिए इस कार्यक्रम से, इसी समय इसी चैनल पर। होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@gmail.com और kddkpatna@gmail.com। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में ये बढ़कर 330.53 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में यह बढ़कर 350.87 मिलियन टन हो गया। किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारी जो खेल चल तो बढ़िया। पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक आवेदक किसानों को 1,35,248 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया जा चुका है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान के उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व चावल की रबी और खरीफ फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई। इसके तहत 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 75 लाख से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 412,68,000 से भी अधिक किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना
ये बहुत ही ज़रूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। 10,000 नए एफपीओ का गठन किया गया है। मैं एफपीओ का डायरेक्टर हूं। मेरा एफपीओ पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। अब तक 1,000 से भी ज्यादा मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से मिशन का कार्य प्रगति पर है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाली फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 9 साल, शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया, ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है, अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल कर रहेगा। दूरदर्शन किसान, देश के किसानों का अपना चैनल, जल्द आ रहा है एक नए रंग रूप में।